हमने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के बाद से इन 75 सालों में हमने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर तय किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये विकास रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। समय के साथ धीरे धीरे ये बदलाव देखने को मिले हैं और कई डायमेंशंस में ये चेंजेस आए हैं। इन जैसी अनेक चेंजेस की वजह से ही इंडिया में बेहतर एयर सर्विसेज अवेलेबल हो पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की बड़ी आबादी आज भी हवाई यात्रा नहीं कर पाती। ऐसे में गवर्नमेंट की कोशिश है कि आने वाले कुछ सालों में जन जन तक एयर सर्विस पहुंचाई जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कोशिशों को पूरा करने और पैदल चलने वालों के लिए हवाई जहाज का सफर का सपना पूरा करने के लिए अफोर्डेबल एयर सर्विसेज अवेलेबल करानी होंगी। साथ ही सपने के टेक ऑफ के लिए नए एयरपोर्ट्स की जरूरत होगी। दोस्तों, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर है। वहीं एरिया के नजरिए से ये 7th बिगेस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में एयरपोर्ट्स काफी कम है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहां के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आज जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में भी एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट एंड एयर सर्विसेज की बढ़ोतरी बेहद जरूरी हो गई है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि एट प्रेजेंट इंडिया में एयरपोर्ट्स की सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में क्या इंडिया को और एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इंडिया के एयर ट्रैवल के डेवलपमेंट को भी हम ट्रेस करेंगे। इसके अलावा प्रेजेंट सिचुएशंस में आने वाले इश्यूज और गवर्नमेंट उसको लेकर क्या स्टेप्स ले रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि हम इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसका इतिहास काफी पुराना है। इंडिया में फर्स्ट कमर्शियल सिविल एविएशन की शुरुआत 1911 में हुई थी। तब फ्लाइट से इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से मेल एंड लेटर्स नैनी भेजे गए थे। इसके कुछ साल बाद JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। 15 अक्टूबर 1932 वो हिस्टोरिकल डेट थी जब टाटा एयर सर्विसेज ने कराची के ड्रिग रोड एरोड्रोम से बॉम्बे के जुहू एयर स्ट्रिप तक उड़ान भरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट खुद मिस्टर JRD टाटा ने ही उड़ाई थी। इस उड़ान में कोई पैसेंजर नहीं, बल्कि चिट्ठियां थीं। ये चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाई गई थीं। इनिशियली टाटा एयरलाइंस की फ्लाइट कराची से बॉम्बे के बीच उड़ान भरती थी और अपनी यात्रा के दौरान ये फ्लाइट अहमदाबाद में भी रुकती थी। आगे चलकर टाटा एयरलाइंस ने अपनी सर्विसेज को मद्रास तक एक्सटेंड कर दिया था। बाद में इस एयरलाइन ने पैसेंजर सर्विसेज भी शुरू की। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस जुहू के पास मिट्टी के एक मकान से ऑपरेट होता था। वहीं मौजूद एक ग्राउंड रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जब बरसात होती थी या मॉनसून आता था तो ग्राउंड में पानी भर जाता था और JRD टाटा अपनी फ्लाइट पुणे से ऑपरेट करते थे। 1947 में जब देश आजाद हो चुका था तो उसके अगले साल यानी 1948 में गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी खरीद ली। फिर 5 साल बाद यानी 1953 में गवर्नमेंट ने एयर कॉरपोरेशन लॉ बनाया और टाटा एयरलाइंस की हिस्सेदारी में मेजॉरिटी हासिल कर ली। मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया। दोस्तों, आजादी के बाद देश में एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट सर्विसेज में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई। इन्हीं एफर्ट्स के कारण 1950 के दशक तक इंडिया में कई एयरलाइंस ऑपरेट करने लगी थीं, जैसे हैदराबाद बेस्ड डेक्कन एयरवेज और कोलकाता बेस्ड कलिंगा एयरलाइंस जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज करते हुए सभी मेजर एयरलाइंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तब 8 मेजर एयरलाइंस, जिसमें डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और एयर इंडिया शामिल थी। इन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में लाया गया। इसके बाद देश में केवल 2 एयरलाइंस ऑपरेट होने लगी। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल रूट्स पर सर्विसेज शुरू की, जबकि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन यानी कि IAC ने डोमेस्टिक सर्विस की जिम्मेदारी संभाली। फिर एक लंबे गैप के बाद एविएशन सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की दोबारा एंट्री हुई। दरअसल 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में ओपन स्काईज पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसके बाद प्राइवेट एयरलाइन कंपनी शुरू हुई, जिनमें से कुछ तो बंद हो गई या फिर कुछ को दूसरी एयरलाइन कंपनीज ने खरीद लिया।
प्राइवेट कंपनीज को मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस की शुरुआत हुई। ये एयरलाइंस कुछ साल ऑपरेट होने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 1996 में बंद हो गई। 1992 में शुरू हुई जेट एयरवेज ने इंडियन एविएशन मार्केट में अपना दबदबा बना लिया। इसने दूसरी एयरलाइंस का टेक ओवर भी किया, लेकिन जेट एयरवेज को भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 2019 में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने इसी साल मई में जेट एयरवेज को कमर्शियल एयर ऑपरेशंस की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा जर्मन कंपनी लुफ्थांसा के साथ मिलकर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एसके मोदी ने मोदी लुफ्त एयरलाइंस की शुरुआत की थी। ये एयरलाइंस भी 1996 में बंद हो गई। 1993 में सहारा एयरलाइंस सर्विसेज में आई। ब्रांड बिल्डिंग के लिए 2000 में इसका नाम बदलकर एयर सहारा कर दिया गया। बाद में कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, जिसकी वजह से जेट एयरवेज ने 2007 में इसे खरीद लिया और इसका नाम बदलकर जेट लाइट कर दिया। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की, लेकिन 2012 में इस एयरलाइन की भी सर्विस बंद कर दी गई। फिलहाल देश में एयर एशिया, गो एयर एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा और अकासा एयर समेत करीब 10 एयरलाइंस ऑपरेट हो रही हैं। दोस्तों, वहीं यदि एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अनुसार मौजूदा समय में इंडिया में 486 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन जहां एक और इनमें से कई एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, तो वहीं कुछ एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। एएआई टोटल 140 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट देखती है, जिनमें 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 37 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इसके अलावा 10 कस्टम एयरपोर्ट्स भी ऑपरेटेड हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अब लोग एयर सर्विस अफोर्ड कर पा रहे हैं, साथ ही लोगों की एयर सर्विस की नीड्स एंड नेसेसिटीज बढ़ती जा रही हैं। इन कारणों की वजह से इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है। एविएशन सेक्टर के मामले में ये यूएस एंड चाइना के बाद 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड ने इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एविएशन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ मई 2022 में ही देश की एयरलाइंस कंपनीज ने 1.20 करोड़ पैसेंजर्स को फ्लाइट सर्विस दी थी। आपको बता दें कि ये डेटा सिर्फ लोकल रूट का है। इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस लेने वाले पैसेंजर का नंबर इसमें ऐड कर दें तो ये डेटा और भी बड़ा दिख सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के अनुसार एक साल में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की तादाद में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। मई 2021 में पैसेंजर्स की संख्या सिर्फ 21 लाख थी, जो मई 2022 में बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लोगों की इसी जरूरत और चॉइस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट एविएशन इंडस्ट्री पर काफी फोकस्ड है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में काफी काम किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा देश में अगले 3 से 4 साल में 200 एयरपोर्ट्स का नेटवर्क डेवलप करने की है। गवर्नमेंट का प्लान मौजूदा एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड करना और न्यू एयरपोर्ट्स बनाना है, ताकि रीजनल एयर ट्रैफिक ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके और मेट्रोस की भीड़ को भी कम किया जा सके। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलेक्जेंडर डी जूनियक ने दिल्ली में एविएशन से जुड़े एक कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट्स बनाने की इंडिया की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि लास्ट डिकेड के दौरान इंडिया में एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में शानदार डेवलपमेंट हुआ है। आपको बता दें कि एविएशन सेक्टर को नई दिशा देने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में UDAN योजना शुरू की थी। उड़े देश का आम नागरिक यानी UDAN की शुरुआत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से की गई थी। इस योजना का मेन मोटिव लोगों को लो प्राइस पर एयर ट्रैवल प्रोवाइड कराना है। इस योजना के तहत देश के Tier 2 या Tier 3 सिटीज यानी छोटे शहरों को एयर सर्विस से जोड़कर 2500 रुपीज में 500 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करने की फैसिलिटी दी जाएगी। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कई मिनिस्टर्स हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि देश का एक आम नागरिक भी एयर ट्रैवल की फैसिलिटी यूटिलाइज कर सके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया है कि गवर्नमेंट की कोशिश अगले 4 साल में 40 करोड़ एयर पैसेंजर तक सर्विस पहुंचाने की है, जिसके लिए गवर्नमेंट एयरपोर्ट नेटवर्क तैयार कर रही है। इनमें हेलीपोर्ट और एरोड्रोम भी शामिल हैं।
UDAN या फिर कहें उड़ान योजना के तहत 900 से ज्यादा न्यू एयर रूट्स अप्रूव्ड किए गए हैं, जिनमें 350 से ज्यादा पर सर्विस शुरू भी हो गई है। इसके अलावा 50 से ज्यादा न्यू एयरपोर्ट या बंद पड़ी एयर स्ट्रिप को शुरू किया गया है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 स्टेट में 16 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा की है। ये एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बनेंगे। कुछ दिनों पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत झारखंड के देवघर में बने नए एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। उड़ान योजना के तहत बनने वाला ये 68th एयरपोर्ट है, जिसे पहले सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के पास पैक्योंग एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल एयरपोर्ट जैसे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से एयरलाइन सर्विसेज शुरू की जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैसेंजर्स की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में फ्यूचर में देश के 6 बड़े शहरों को दूसरे एयरपोर्ट्स की जरूरत होगी और वहीं मुंबई को तीसरे एयरपोर्ट की जरूरत होगी। कुछ सिटीज में इस पर काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली के पास लोकेटेड नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। इसी तरह नवी मुंबई में भी एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जिसके 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट हर साल बजट में एविएशन सेक्टर के लिए खास ध्यान दे रही है। यूनियन बजट 2022-23 में सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए 10,667 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपीस उड़ान प्लान के लिए हैं। इस एलोकेटेड बजट से 50 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा। इससे पिछले साल यानी 2021 एंड 22 में भी एविएशन सेक्टर के लिए रुपीस 3,224 करोड़ एलोकेट किए गए थे, जिसमें उड़ान प्लान के लिए 600 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। 2023 तक एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए $6.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, जिसके लिए AAI कई जरूरी स्टेप्स उठा रही है। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत 20,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, जिससे एयरपोर्ट्स का अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन किया जाएगा। एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन से न सिर्फ ट्रैवल की बढ़ती मांग को पूरा करने में हेल्प होगी, बल्कि देश के Tier 2 एंड 3 सिटीज के बीच हायर कनेक्टिविटी को इंकरेज भी मिलेगा। इससे पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भी एविएशन सेक्टर पर काफी फोकस थी। यूपीए सेकंड ने 2013-14 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनल कट देते हुए देश में 52 न्यू एयरपोर्ट्स डेवलप करने का ऐलान किया था। मुंबई के आलीशान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 भी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की कोशिशों का नतीजा है। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का इनॉग्रेशन भी मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ही किया था। दोस्तों, इंडिया में भले ही एयर पैसेंजर्स का नंबर बढ़ा है, लेकिन बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले इसका परसेंटेज काफी कम है। देश में आज भी सबसे ज्यादा लोग रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उसके बाद रेलवे का नंबर आता है, जबकि एयर सर्विस यूज करने वाले पैसेंजर्स की संख्या 4 से 5% के आसपास है। ईयर 2017 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 4.3% इंडियंस एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी देश की काफी कम पॉपुलेशन एयर सर्विस अफोर्ड कर पाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एयर ट्रांसपोर्ट का फेयर दूसरे ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ज्यादा है और ये आम आदमी की पहुंच से दूर है। इसीलिए लोग फ्लाइट का ऑप्शन कम चुनते हैं और उसके बजाय बसेस या रेलवेज को प्रेफर करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के आम लोगों की पहुंच से दूर होने की वजह से कई एक्सपर्ट इस बात पर एतराज जताते हैं कि एविएशन सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जो सूटेबल ऑप्शन नहीं है। उनकी दलील है कि इस इन्वेस्टमेंट को रोड या रेलवेज पर किया जाए तो इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकेगा। दरअसल इंडिया में पॉपुलेशन का जो ग्राफ है उसकी वजह से रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट पर काफी प्रेशर है। ऐसे में अगर इन दोनों के डेवलपमेंट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये बेटर चॉइस होगी और कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल भी होगा। लेकिन इन क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने 4th एनिवर्सरी पर साफ नियत सही विकास यानी कि क्लीन इंटेंट राइट डेवलपमेंट टाइटल से एक डॉक्यूमेंट जारी की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि एरोप्लेन में ट्रैवल करने वालों की संख्या AC ट्रेन के पैसेंजर से ज्यादा है और आम लोगों तक सस्ती फ्लाइट सर्विस पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। वहीं छोटे शहरों में एयर ट्रैवल शुरू करने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा है कि ऐसे पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले। दरअसल ज्यादातर एंटरप्रेन्योर छोटे शहरों में इंडस्ट्री लगाने से पीछे हटते हैं क्योंकि वहां कनेक्टिविटी पुअर होती है।
इसके अलावा गवर्नमेंट रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट वाले शहरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि इस इनिशिएटिव से टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जॉब जनरेट होगी। ऐसे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई रीजनल कमर्शियल एयरलाइंस आगे आई हैं। इनमें कई एयरलाइंस ने नॉर्थ ईस्ट जैसे उन इलाकों में अपनी सर्विस शुरू की है जहां रेल कनेक्टिविटी नहीं शुरू हो सकी है। उम्मीद है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एयरपोर्ट डेवलपमेंट से सरकार के साथ आम लोगों का सपना भी साकार हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस इंडिया में एयर ट्रैवल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ द उड़ान स्कीम इज मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल इन इंडिया, एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।